वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार सारे राजाओं को। ये दुनिया या कहे एस्ट्रोलॉजी का वर्ल्ड बड़ा अद्भुत है। ये कहने को तो वातावरण है, पर ये बहुत चमत्कारी वातावरण है। इसे और एक्सप्लोर करते हैं। अभी पिछले दिनों जो 2 वीडियोस पोस्ट हुए थे, उनके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मेरे पर्सनल मैसेंजर में भी मिले और आप लोगों को पसंद आया, इसके लिए मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। चलिए, आज इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे वातावरणों के बारे में। वातावरण एक राशि, एक साइन। मुझे जो समझ में आया मैं वही आपके साथ अपनी भावनाओं को शेयर कर रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी काफी बार लोग कहते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है, पर मुझे जो हकीकत में लगता है कि इससे सरल और कोई साइंस ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स तो हमारा मानवीय दिमाग जब किसी चीज को समझ नहीं पाता तो उसे बना देता है। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, यही होगा ना इनका अर्थ। तो जटिल नहीं है, बहुत आसान है, पर जितना इनको समझने की कोशिश जटिलताओं से करेंगे तो ये उतना ही जटिल होते जाते हैं। पर अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 12 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ के बारे में बात करी। ये 12 कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो 12 मापदंड हैं एक ह्यूमन बिहेवियर के, या उसकी सोच के 12 भाग्य हैं। भाग्य भी है और उसका भाग्य भी है। आसान है, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन्होंने जटिल बनाया उन्होंने भी कुछ हासिल तो नहीं किया। मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं आप इससे क्या हासिल कर पाते हैं। तो 12 भागों में विभाजित है सारा एस्ट्रोलॉजी का संसार। उन्हीं 12 भागों में 12 राशियां विराजमान होती हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि हर भाग 30 डिग्री में विभाजित है, और एक थ्योरी ये कहती है कि हर राशि 30 डिग्री में विभाजित है। पर इसका थोड़ा सा और हम आगे बढ़ के इस बात को समझें तो एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है वो एस्ट्रोनॉमी के साथ ही कनेक्ट होती है। एक व्यक्ति, हम में से कोई भी, इस स्पेसशिप में है। ये स्पेसशिप का नाम है धरती, और धरती या ये स्पेसशिप अपने ही रोटेशन में पहले तो घूम रहा है और अपने ही रेवोल्यूशन में, मतलब खुद ही गोल गोल भी घूम रहा है। तो रोटेट भी हो रहा है और रिवॉल्व भी हो रहा है। तो जब रिवॉल्यूशन और रोटेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये गोल नहीं है। पहले तो अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है उसका नॉर्थ और साउथ। दूसरी बात ये कि काफी वैज्ञानिकों ने पहले इस बात को समझा कि ये सूर्य की जो चक्कर काटती है वो गोलाकार में काटती है। फिर बाद में जो वैज्ञानिक आए उन्होंने कहा कि जो चक्कर है वो अंडाकार है। अब इसी में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। जो डे 1 का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो इसी बात को समझाने के लिए किया था कि जो हमारा अर्थ है उसका रोटेशन पहले तो 23 डिग्री टिल्ट होने की वजह से हमें केवल 27 नक्षत्र दिखते हैं स्काई में, या कहें 28 नक्षत्र दिखते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने उनके बारे में बताया। अब इसी बात को एक सिद्धांत माना जाए तो 88 नक्षत्रों में, कॉन्सुलेशंस वैसे तो इंग्लिश में कहा जाता है नक्षत्रों को, तो 88 कॉन्सुलेशंस में हमें केवल 27 या 28 कॉन्सुलेशंस दिखते हैं। अब इसी बात को सिद्धांत मान के और इसकी आगे की गणना करके अगर मैं इस बात को समझता हूं
कि हम धरती में भारत और नॉर्थ एक्सिस पे होने के वजह से केवल 27 या 28 कॉन्सुलेशंस को देख पाते हैं, तो मैंने इसके और आगे के रहस्य को समझने की कोशिश करी। अब एक दृष्टिकोण तो यह है कि हमारे जो कॉन्सुलेशंस हैं वो हैं 27 या 28, जो हमें धरती पे भारत के अंदर से दिखाई देते हैं। फिर इसी की थ्योरी नंबर 2 कि हमारा जो अर्थ है वो अंडाकार तरीके से सन के चक्कर काटता है। तो अंडाकार होने के वजह से जब वो एरीज राशि के पास होता है तब वो सूर्य के काफी नजदीक होता है। आपने डे 1 के वीडियो में इस बात को समझा होगा, पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। और जब इसी के विपरीत ये हुई एरीज राशि मतलब पहली राशि, और इसी के विपरीत छठी या 7वीं राशि में जब धरती होती है तो वो सूर्य से काफी ज्यादा दूर होती है। इसी को सिद्धांत मानते हुए हमें कॉन्सुलेशंस जो बताए गए, जो नक्षत्र हमें बताए गए, वो बताए गए 13 डिग्री 20 मिनट के। पर मैंने जब इन्हीं को आधार मान के उन कॉन्सुलेशंस की गणना फिर से करी तो कुछ कॉन्सुलेशंस जो एरीज राशि के पास हैं वो 6 या 7 डिग्री के निकले, और कुछ कॉन्सुलेशंस जो 7th राशि तुला राशि के पास हैं वो करीब करीब 9 डिग्री के निकले, और बाकी कॉन्सुलेशंस 13 डिग्री 20 मिनट के थे। ये मैंने कैसे समझा, एक आपको उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी ने एरीज राशि के बारे में सुना होगा। एरीज राशि का एक नक्षत्र है जिसे हम अश्वनी नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अश्वनी नक्षत्र के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, वैसे तो आप 27 या 28 नक्षत्रों के बारे में पढ़ सकते हैं, गूगल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अश्विन नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो ये थे हमारे अश्विन कुमार, और ये थे वो लोग जो उपचारक थे, वो उपचारक जो पहले काल में डॉक्टर्स के नाम से जाने जाते थे। फिर मैंने इसी को आधार बना के कुछ अपने नजदीकी डॉक्टर्स के साथ इनकी तुलना की कि उनमें अश्विन नक्षत्र कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि मैंने आधार बनाया इस बात को कि अश्विन नक्षत्र एरीज राशि का होने के वजह से ये 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। तो जब मैंने इस बात को आधार बना के अश्विन नक्षत्र की खोज करी उनकी राशि में, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 70 डॉक्टर, 100 में से 70 डॉक्टरों का एक भी नक्षत्र अश्विन नक्षत्र नहीं था। एक भी मतलब किसी भी लाइन का, 12 लाइन्स है ना, 12 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ है, तो 12 कॉन्टेक्स्ट में से एक भी कॉन्टेक्स्ट अश्विन नक्षत्र में फॉल हो ही नहीं रहा था। तो जैसे ही मैंने इसको अंडाकार किया, ये सर्कुलर मोशन को अंडाकार किया, तभी मुझे समझ में आने लगा कि ये चीजें ऐसी नहीं हैं। जैसा ऊपर है वैसा ही हमारी जो एस्ट्रोलॉजी की गणना है, या जो हमारा लगन चार्ट एक आता है ना कुंडली के अंदर, वैसा ही होना चाहिए। कुछ डिफरेंसेस थे। मैं आज ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साइंस को जितना एक्सप्लॉइट किया गया और जितना इसे जटिल बनाया गया, यह हकीकत में उतना जटिल है ही नहीं और बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ईस्टर्न पार्ट में, हम कहते हैं ना कि एरीज राशि हमारे ईस्टर्न पार्ट में आती है, तो मैंने क्या किया, जो हमारे ईस्टर्न पार्ट की राशियां हैं उनके नक्षत्रों की गणना 7 डिग्री से करनी स्टार्ट करी, और जो वेस्टर्न पार्ट है, जो तुला राशि का पार्ट है, उनके नक्षत्रों की गणना करीब करीब 9 डिग्री से करना स्टार्ट किया। तो 6 नक्षत्र मैंने 60 डिग्री में लिए, 6 नक्षत्र मैंने 9 डिग्री में लिए, तो बचे 6 + 6 12, तो 15-16 नक्षत्र बचे। उनको मैंने 13.20 डिग्री का लिया, 13 डिग्री 20 मिनट कह लीजिए। तो मैंने उनको उसके हिसाब से लिया। फिर जैसे ही मैंने इस बात को उनकी कुंडली के साथ वेरीफाई किया, जिन डॉक्टर्स के साथ मैंने उनकी कुंडलियां स्टडी करने के लिए मंगवाया, तो जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया, आपको जान के हैरानी होगी कि जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया उनके 10वें हाउस का नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र था, और जिन्होंने उस हॉस्पिटल में काम किया, अपनी सर्विसेज दी, कोई ना कोई स्टाफ होगा,
जो वहां काम करता है, वहां सर्विसेज देता है, उनका 6th हाउस से अश्वनी नक्षत्र का कनेक्शन दिखा। और जो डॉक्टर्स वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, उनका 1st हाउस के साथ अश्वनी नक्षत्र का कनेक्शन था। ये आज एक छोटा सा रहस्य, एक छोटा सा दृष्टिकोण मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। तो पहले राशियों के बारे में बताने से मैंने कहा इसको पहले आपको कुछ बताया जाए। अगर आप अपना समय निकाल के नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे रहस्य और खुल खुल के आएंगे। देखा जाए तो जो हमारी 12 राशियां हैं, आज हमारा टॉपिक भी 12 राशियों के ऊपर है। ये 12 राशियां एक्चुअल में 12 इंटीरियर डेकोरेशन हैं अलग अलग जोन्स के। वास्तु के साथ जैसे आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं ना, और मेरा भी बैकग्राउंड क्योंकि वास्तु गुरुजी के नाम से वास्तु का ही रहा, तो मैं भी इसको इसी तरीके से अपने दिमाग में पिरो पाता हूं। तो आगे इसको समझने के लिए 12 राशियां जो हैं 12 इंटीरियर डेकोरेशन है, हम इसे ऐसे मान लेते हैं। 12 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ जो है वो 12 जोन्स हैं। होने को तो 16 जोन्स हैं, पर हम इस विद्या के हिसाब से 12 जोन्स मान लेते हैं। पहला जोन जो है वो आप खुद हो, दूसरा आपका परिवार, आपका पैसा, तीसरा आपका पराक्रम, चौथा आपका घर जिस भूमि में आप रहते हो, पांचवा आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स, छठा जो जगत को आप सर्विस देते हो, और सातवां सामने वाला। और उसी के हिसाब से रोटेट करते जाइए। जो मैंने आपको पहला फॉर्मूला दिया बॉक्सेस का, वो तो हमेशा सेम रहेगा। फिर भी दो तरीके से बॉक्सेस की गणना होती है। एक बॉक्सेस की गणना जो कि मैंने पहले ही बताया कि हर बॉक्स 30 डिग्री का है, और एक अगर हम ये माने कि धरती सूर्य का चक्कर अंडाकार रूप से काट रही है, तो कुछ बॉक्सेस 40 डिग्री के भी हो सकते हैं और कुछ बॉक्सेस 30 डिग्री से कम भी हो सकते हैं। एक ये भी गणना एस्ट्रोलॉजी में मानी जाती है। मैं इसी गणना के आधार पे ही अपनी गणनाएं करता हूं। आगे हम इसे और एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं 12 इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में आपको समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूं मेरे शब्दों में। ये पूरा कोर्स एस्ट्रोलॉजी का तो है, पर ये मेरे शब्दों का कोर्स है। जो मेरे शब्दकोश हैं वो ही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। किसी विद्वान को ये पसंद आ जाएगा और आगे इसे समझ के बहुत आगे बढ़ जाएगा, और किसी विरोधी को इसमें विरोध दिखेगा कि ये गलत बोल रहे हैं। मैं कहता हूं जो भी अंतर्मन से आपकी आवाज आ रही है, मेरे लिए वो स्वीकार करने योग्य है। ये मेरा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व या कहें व्यक्तित्व, व्यक्तित्व इंसान का होता है जो वो व्यक्त करता है। आप इसे भी थोड़ा सा तोड़ लीजिए तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व हम कहें पर्सनालिटी 1st हाउस से देखी जाती है। उस पे जो वातावरण है, उसका जो इंटीरियर डेकोरेशन है, वैसे ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। मेरा व्यक्तित्व ये समझने के लिए है कि मैं कैसे सब चीजों को शॉर्टन करके तुरंत समाधान निकाल के दे पाऊं, क्योंकि चीजें बहुत रूप से विस्तारित रूप से या चीजें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने में फैली हुई हैं। फैली तो हैं, पर उसे कितनी जल्दी मैं शॉर्टन कर पाऊं और तुरंत समाधान दे पाऊं। तो जिसको ऐसा लगता है कि ये समझने योग्य है वो समझे, जिसे विरोध करने के योग्य लगता है वो विरोध करे, और जिसे ग्रहणीय लगता है तो वो ग्रहण करे। ऐसे ही 3 मापदंड हैं। एक ह्यूमन सोच के, एक ह्यूमन नेचर के 3 अलग अलग मापदंड है। मेरा मापदंड हमेशा से ही विरोध करने वाला था, क्योंकि मैं रजस प्रकृति का हूं। इसलिए मैंने हर बात का विरोध किया, और मैंने विरोध कर करके इस बात को समझने की कोशिश करी, जो मैंने आज आप सभी को एक थ्योरी के फॉर्मेट में अपने दृष्टिकोण को आप लोगों के साथ साझा किया। चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक या आज का टॉपिक है कि हम राशियों को कैसे आसानी से समझें। राशियां इंटीरियर डेकोरेशन ही होती हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, मैं तोड़ रहा था इन दोनों शब्दों को, तो इसे तोड़ देता हूं। व्यक्त का मतलब है कि वो अपने आप को कैसा एक्सप्रेस करता है, और तव का मतलब है उसका एलिमेंट कैसा है। तो अगर व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें तो एक्सप्रेसिंग एलिमेंट,
उसका एक्सप्रेस करने का एलिमेंट कौन सा है। वैसे ही जो हमारी 12 राशियां हैं वो 4 एलिमेंट्स में विभाजित है। पहला जो 1, 5 और 9 राशि है वो फायर एलिमेंट की होती है। दूसरा जो 2, 6 और 10 नंबर की राशि है वो अर्थ एलिमेंट की होती है। तीसरा जो 3, 7, 11 नंबर की राशि है वो एयर एलिमेंट की होती है। चौथा जो 4, 8, 12 राशि है वो वाटर एलिमेंट की होती है। तो हर इंसान का एक व्यक्तित्व है, एक एक्सप्रेसिंग एलिमेंट है जिसके माध्यम से वो एक्सप्रेस करता है। और राजसिक, तामसिक और सात्विक ये 3 अलग अलग प्रकृतियां हैं, इसे मिक्स नहीं करना। राजसिक प्रकृति साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट को गवर्न करती है, यश और अग्नि को गवर्न करती है, हम इसे ऐसे मानते हैं। सात्विक प्रकृति वेस्ट और ईस्ट पार्ट को गवर्न करती है। तामसिक प्रकृति नॉर्थ और साउथ वेस्ट पार्ट को गवर्न करती है। ये प्रकृति के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारियां दी बातों बातों में, क्योंकि राशियां प्रकृति से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्ट है। हम एक बात और कहीं भूल जाते हैं, ये जो हमें बताया गया इसे हम ज़ोडिएक साइन कहते हैं। ये राशियों को इंग्लिश में ज़ोडिएक साइन कहते हैं। ज़ोडिएक साइंस का मतलब है कि ज़ोडिएक जू का वातावरण साइन, तो कई बार इनको आम बोलचाल की भाषा में चिड़ियाघर भी कहा गया, और हकीकत में ये 88 चिड़ियाघर हैं। कोई घोड़ा है, कोई सांप है, कोई केचुआ है, कोई बिच्छू है। इसी तरीके के ये 88 जू के अलग अलग एनिमल्स हैं। रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, जो आपको अच्छा लगे आप जोड़ लीजिए। जो मानवीय दिमाग बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर ले, वो मुझे जो लगता है वो केवल रजोगुण वाला ही करा सकता है। सतोगुण वाला बहुत अच्छे से उस पर डिटेलिंग डाल सकता है, और तमोगुण वाला इसे बहुत अच्छे से फैला सकता है। तो 3 गुणों के आधार पे एक ही विद्या को ग्रहण करने के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। मैं रजोगुण वाला हूं, इसलिए मैं हमेशा चीजों को रिलेट करने में विश्वास रखता हूं, और कहीं ना कहीं मेरी फोटोजेनिक मेमोरी के वजह से मुझे केवल आकृतियों की भाषा ही समझ में आती है। और आज का टॉपिक मेरे दिल के काफी करीब है, राशियां, क्योंकि ये सारी फोटोजेनिक लैंग्वेजेस हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल की चर्चा करेंगे। ये फोटोजेनिक है, एक फोटो खींच के आसमान में या कहें ब्रह्मांड में चिपकी हुई है, और उसी के बारे में हम इस पे डिटेल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली फोटोग्राफ जो हम आकाश में देखते हैं वो है एक भेड़ की। एरीज राशि, भेड़ देखा जाए ऐसे ही देखिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। फटाफट जो समझ में आ जाए वही ज्ञान आत्मसात करने वाला ज्ञान है, और जो कॉम्प्लेक्स हो जाए वो ज्ञान उसी समय डब्बे में डालने वाला है। ये रजोगुण वाला अपने दिमाग में ऐसे ही समझता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि कॉम्प्लेक्सिटी केवल मानवीय दिमाग बना देता है जब किसी चीज को नहीं समझ पाता। एक और उदाहरण देता हूं, जब किसी बात को आप नहीं समझ पाते ना, तो वो बात आपके दिमाग में दिन भर घूमते रहती है, और जिस बात को आप तुरंत ही समझ जाते हो वो बात दिमाग में जाके एक प्रोसेस के रूप में आगे बढ़ जाती है कि भाई अब करना क्या है। एक बात समझ के व्यक्ति आगे का जो काम है वो करने पे आ जाता है, और जो बात नहीं समझ में आती उसके बारे में दिन भर मंथन करता रहता है। मुझे तो इतना ही समझ में आया, जिस भी सज्जन ने कुछ भी बात करी और वो अगर जीवन में आपको समझ नहीं आई तो उसने वो बात करी जो उसको खुद को समझ नहीं आई, और जिस भी व्यक्ति ने जो बात करी और आपको तुरंत समझ में आ गई, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति वो बात कर रहा है जो उसने पहले समझी और आपको समझाई। क्योंकि काफी लोग किताबी ज्ञान ही देते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान केवल रजोगुण वाले के पास ही है, और काफी लोग चेपाचापी करते हैं। हमने कोई स्लाइड शेयर करी होगी, किसी ने उसी को बहुत जगह फैला दिया। ये तमोगुण वाले की आदत है और वो करता भी है, ये उसके जीवन जीने का शैली है। खुद तो कुछ अचीव नहीं कर पाने के वजह से वो उन लोगों को प्राथमिकता देते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया, और उनके नाम को फैलाने की कोशिश करते हैं।
ऐसा ही रजो, सतो और तमो की कॉम्बिनेशन है। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं। एरीज राशि, भेड़ की राशि, तुरंत समाधानों की राशि, और इसका एक व्यक्तित्व है। ये व्यक्ति झुंड बना के रहता है। इसका खून थोड़ा गर्म है। ये रजस प्रकृति का है। इसे हम ऐसे थोड़ा सा मान लेते हैं। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ही हमेशा सामने वाले की तरफ बताता है। अब ये जो व्यक्तित्व है एरीज राशि का, ये किस बॉक्स पे आता है, वो एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेगा इसके पढ़ने के लैंग्वेज में। जब हम पढ़ेंगे किसी एस्ट्रोलॉजी चार्ट को तो एक लाइन और ऐड होगी कि ये किस बॉक्स में आता है। अभी के लिए एरीज राशि तुरंत समाधानों की राशि और झुंड बना के रहने वाली राशि। इसके अलावा इसका जो प्रतीक है वो एक भेड़ है। भेड़ के बारे में अगर आप समझते हैं तो भेड़ अपने जीवन में पूरी तपस्या करती है और उस तपस्या का जो फल है, जिसे हम ऊन कहते हैं या उसके ऊपर की कुछ ग्रोथ कहते हैं, वो आगे चल के एक फार्मर जो उसे रखता है वो मूंड के ले जाता है। तो एरीज राशि वाला अपनी जिंदगी में तो बहुत सारे काम करेगा और वो धन अर्जित भी करेगा, पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के वजह से उसकी लाइफ के एंडिंग पोर्शन में उसको कोई ना कोई मूंड के ले जाएगा। इतना एरीज राशि के बारे में मेरी जानकारी आपको देने की कोशिश है। फिर हम और आगे आ जाते हैं तो हमारी बैल की राशि, टॉरस राशि। बैल कोई भी काम खुद से ना कर पाना, सोच खुद की ना होना, और बॉडी पार्ट के अंदर, ये कंधों के अंदर भी डिफाइन किया गया है, तो हर व्यक्ति का लोड अपने कंधों पे ले लेना, ऐसा ही कुछ बैल का भी व्यक्तित्व है ना। हर चीज को जिम्मेदारी से करना पर अपनी सोच को इंप्लीमेंटेशन नहीं करना, क्योंकि ये कंधे हैं, इसके पास दिमाग नहीं है। ऐसा ही कुछ बैल का व्यक्तित्व है। और आगे आ जाते हैं जेमनाइन राशि, 3 नंबर की राशि। 2 लोग, आपने प्रतिमा विज्ञान में देखा 2 लोग एक जैसे। मुझे जो समझ में आया, जितना मैंने जेमनाइन को समझा, जेमनाइन है ड्युअलिटी, हर चीज में क्वेश्चन उठाना, रहस्यों की तहकीकात करना, और हर बात को किसी और को फोन लगा के, पहले तो किसी से समझी फिर किसी और को फोन लगा के पुख्ता करना। तो मैंने कहा ये 2 लोग मतलब 2 कार्य को एक ही समय पे करने वाले। मेल जोल भी ये बहुत अच्छा कराते हैं। बॉडी पार्ट्स पे हैंड्स, जो हमारे हाथ हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये हमेशा ड्युअलिटी में रहते हैं। इनके पास भी जो एक एलिमेंट मिसिंग है वो है एक्शन। नॉलेज इनके पास बहुत है, एयर एलिमेंट के होने के वजह से इनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, पर क्योंकि रजस मिसिंग होने के वजह से, फायर मिसिंग होने के वजह से ये हमेशा ड्युअलिटी का ही जीवन जीते हैं। फिर और आगे आ जाते हैं तो केकड़ा, ये एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो रहता तो समुंदर के किनारे है, बहुत शांत स्वभाव का है, पर इसके केवल और केवल जो मुझे समझ में आया वो ये है कि ये हमेशा इमोशनल बिहेवियर पैटर्न को जीता है। इसे सामने वाले को देख के उसके बारे में सारा आभास हो जाता है। इसकी वो इंद्री बहुत स्ट्रांग है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, पर इसका भी तमोगुण होने के वजह से, तमोगुण इसमें ज्यादा है, इस वजह से, इसके इमोशनल बिहेवियर के वजह से इसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि समुंदर के पास ही ये जीव पाए जाते हैं तो ये बहुत शांत स्वभाव के हैं। इनकी टेस्ट बर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये आपको एक एक रस जो खाने में है उसके बारे में ये बहुत आसानी से बता देते हैं। देखा जाए तो इनका जो व्यक्तित्व है वो एक घर को संभालने का व्यक्तित्व है, किसी भी चीज को आभास कर लेने का व्यक्तित्व है। यही वो जंतु है जो आगे जब बारिश होती है तो इनको सबसे पहले पता चल जाता है। थोड़ा सा ये हिडन रूप से रहते हैं, ये जमीन के नीचे छिप जाने की वजह से थोड़ा हिडन रहते हैं। लोगों से मिलते समय तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, पर कहीं इनके इमोशनल ट्रबुलेंस के वजह से, इनके इमोशनल बिहेवियर पैटर्न के वजह से ये जल्दी
बुरा भी मान जाते हैं, जो मैंने इनके व्यक्तित्व को समझा। फिर आगे आ जाते हैं 5वीं राशि, शेर की राशि। ये जितनी हमारी गवर्नमेंट है ना, ये शेर है। आपने देखा भी होगा इनके प्रतिमा विज्ञान में कि 4 शेर अशोका पिलर में बने हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट की भी राशि है। ये वो लोग हैं जो नीति संरचना करते हैं। ये सारे के सारे लोग जो भी 5 नंबर राशि जिनके व्यक्तित्व में है, जिनके फर्स्ट हाउस में है, ये नीति और नीति को कैसे संजो के रखा जाए उसी के डिसीजंस लेते हैं। ये डिसीजन मेकर ही हैं और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ राशि है। पहले तो शेर होने के वजह से ये जंगल के राजा हैं, तो इनकी बोली हुई बात कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता। दूसरी बात, क्योंकि ये नीति बनाते हैं, ये हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, तो इन्हें समाज में बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है। ये किसी से भी डरते नहीं है। रजोगुण कूट कूट के इस राशि में भरा हुआ है। और आगे चलते हैं कन्या राशि, छठी राशि। इनके इंग्लिश हिंदी नाम आप निकाल लीजिएगा, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। छठी राशि और बॉडी पार्ट में देखा जाए तो हमारी आंतरियों की राशि, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन की नली है, ये उसकी राशि है। ये थोड़ा छुप के रहते हैं। ये बात बात में अपनी राय देना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये होने को तो सबसे इनोसेंट है। इन्हें लोग यूज करते हैं हर चीज के लिए, क्योंकि यही भोजन को डाइजेस्ट कराती है। वैसे ही इनको जितनी इंफॉर्मेशन दी जाए, ये पूरी इंफॉर्मेशन को क्रंच कर लेते हैं। नॉलेज सीकर भी बहुत अच्छे हैं ये। इनका स्वभाव इतना दिल को छू लेता है कि हर व्यक्ति इनके ऊपर भरोसा करता है भी अर्थ एलिमेंट के। अगर एलिमेंटल वाइज देखा जाए तो ये अर्थ एलिमेंट की राशि है। तो इनको भी दूसरों का काम अपने कंधों पे या कहें अपने अंतड़ियों पे लेने का बहुत शौक रहता है और ये प्रोसेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भी बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तुला राशि, तोल की राशि। देखा जाए तो 2 तराजू ही तो हैं। एक व्यक्ति सही या गलत का फैसला करता है, वो है हमारा जज। जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम में भी जो वो महिला ने पकड़ा था वो था एक तराजू। वो जो तराजू है वो इसी का एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से हम सही या गलत का फैसला करते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा एयर एलिमेंट के वजह से ड्युअलिटी का होता है। 7 नंबर की राशि एयर एलिमेंट की राशि है। चिन्ह जो है वो तराजू का है, तो ये हमेशा मापदंडों में रहते हैं। यही वो अर्दली हैं जो होलसेल मार्केट में बैठते हैं। और आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की राशि बिच्छू की राशि। बिच्छू कहने से ही कभी ना कभी तो डंक मारेगा। स्कॉर्पियो राशि डंक तो मारेगी ही। इनका स्वभाव तमोगुण का है, पर इनका जो स्वामी है, कहीं ना कहीं इन सभी राशियों के कुछ स्वामी हैं। उसी इंफॉर्मेशन को और आगे बढ़ाते हुए तो इनका स्वामी मंगल है, तो इनको भी तुरंत समाधान, तुरंत एक्शन लेने का शौक है। पर ये हिडन रहते हैं, ये छुपे हुए रहते हैं। इनको मैंने वैसे और अच्छे से डिकोड किया था। अगर एरीज राशि पुलिस वाला है तो ये सीबीआई इंस्पेक्टर हैं। कहने को तो दोनों ही हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, पर प्रोटेक्टिव में भी एक व्यक्ति अपफ्रंट जाके काम करता है और एक छुपे हुए रहस्यों को निकालता है। तो ये बिच्छू इसी तरीके का है। बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। कैसे? वो इनके व्यक्तित्व पे निर्भर करता है, पर कहीं ना कहीं बाइट करते हैं, कहीं ना कहीं डंक मार देते हैं। रहस्यों को बहुत ज्यादा डिकोड करने की ये भी कोशिश करते हैं और कर भी पाते हैं। रहस्य इनको बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। सीबीआई इंस्पेक्टर होने के वजह से सीबीआई का काम ही है कि एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना, तो ये बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। और आगे बढ़ते हैं तो 9वीं राशि, एक ऐसा व्यक्ति
जो घोड़े पे सवार है, इसका शरीर आधा व्यक्ति का है और आधा घोड़े का है प्रतिमा विज्ञान के हिसाब से, पर यह अपने लक्ष्य को साध के खड़ा है। एक तीर कमान हाथ पे पकड़ा हुआ है और अपने लक्ष्य की तरफ देख रहा है, तो ये बहुत अच्छे लक्ष्य साधक होते हैं। ये ऑलराउंडर भी हैं। अगर यही राशि किसी के व्यक्तित्व में है, व्यक्तित्व मतलब फर्स्ट हाउस, इस चीज को थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा, तो किसी के व्यक्तित्व में है तो वो व्यक्ति हमेशा लक्ष्य साधने की बातें करता है। और इसी का एक बिहेवियर जो मैंने समझने की कोशिश करी कि ये हमेशा ऑलराउंडर लक्ष्य को साध के एक जगह पे पहुंचा देते हैं। जैसे यही मेरे नवम बॉक्स में है, तो मैं जब पढ़ाता हूं तो विषय कुछ भी हो लेके मैं एक ही जगह जाता हूं, वो है खुशी, वो है समाधान, वो है वो कार्य जो आप बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे, पर मैं उसे आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा ही कुछ इसका भी व्यक्तित्व है। और आगे चलते हैं तो 10वीं राशि। 10वीं राशि में भी जो शरीर है, जो प्रतिमा विज्ञान है, वो भी दो तरीके का है। आधा तो वो मछली है और आधा तो वो गोट है, और ये भी माउंटेन गोट है जो पैर जमा के धीरे धीरे सफलता की ओर या शिखर की ओर बढ़ते जा रही है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि जो 10वीं राशि है वो जितना धरती के ऊपर जाने के लिए धीरे धीरे पैर जमा के ऊपर जाने के लिए बनाई गई है, उतना ही मछली के शरीर के वजह से धरती के नीचे पानी में डीप सी में जाने के लिए भी बनाई गई है। इनका व्यक्तित्व ऊपर चढ़ने का भी होता है और नीचे उतरने का भी होता है, गहराइयों तक जाने का भी होता है और ऊंचाइयों तक जाने का होता है। और अर्थ एलिमेंट की राशि है तो सर्वाइवल बहुत आसानी से हो जाता है। मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझा भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं, और केवल टारगेट को अचीव करने के लिए जो रास्ता बनाया जाए, 9वीं राशि है टारगेट अचीवर और 10वीं राशि है उसका वो रास्ता कि किस तरीके से टारगेट को अचीव किया जाए, इनके मदद से बहुत जल्दी हो जाता है। अब 11वीं राशि पे चले जाते हैं। ये एयर एलिमेंट की राशि है और इनके प्रतिमा विज्ञान में एक व्यक्ति जो पानी लेके खड़ा है, पानी लेके खड़े होने के वजह से जो मुझे समझ में आया कि ये एक मदद की राशि है। ये वो लोग थे जो किसी वॉर में दोनों विरोधियों को पानी पिलाया करते थे। इसी वजह से जो मुझे समझ में आया कि ये बहुत अच्छा एक एनजीओ बना लेते हैं। ये हमेशा मदद के रूप में खड़े रहते हैं। इनका स्वभाव भी एयर एलिमेंट का है राशि, क्योंकि एयर एलिमेंट की है तो थोड़ा सा ड्युअलिटी इनके अंदर भी आती है। हर चीज का एक्शन नहीं लेना 11वीं राशि का भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व है। अब 12वीं राशि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह है दो मछलियां, प्रतिमा विज्ञान में देख लीजिए। वाटर एलिमेंट की राशि है तो दोनों मछलियां पानी में ही पाई जाती है, पर क्योंकि बहुत बड़े समुंदर में है और एक किसी और तरफ जा रही है और दूसरी किसी और तरफ जा रही है, तो मुझे जो समझ में आया यह है सर्च की राशि। 12वीं राशि किसी के व्यक्तित्व में है तो उसका व्यक्तित्व हमेशा खोज में ही लगा रहता है। इसी को बातों बातों में मैंने जोड़ा, ये गूगल की राशि है। गूगल एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। कोई भी जगह जहां पे आप सर्च करना पसंद करते हैं वो सारी चीजें कनेक्ट होती है इसी राशि के साथ। एक Amazon में भी सर्च बार आता है, वो भी इसी राशि का है। तो इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाउनलोड कर लीजिए और गूगल में इन राशियों के बारे में अब पढ़ना चालू कीजिए, तो आपको बहुत सारी सर्चेस इसमें और मिलेगी। तो चलिए, कैसा लगा जरूर बताइएगा। राजा बनना है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वास्तु सलाह के लिए जरूरी है आपके वास्तु विशेषज्ञ को हो संपूर्ण ज्ञान। इसलिए वास्तु गुरुजी श्री राणा सिकंदर जी, जो हैं प्राचीन भारतीय ज्योतिष विज्ञान एवं अन्य कई संबद्ध विद्याओं के ज्ञाता, घर, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे हर पहलू पर समाधान के लिए आए वास्तु गुरुजी, राजभवन रोड, सिविल लाइंस, रायपुर।